नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में आपका स्वागत है। अनिश्चित माहौल के बीच एमएसएमईज कैसी स्ट्रैटेजीज पर फोकस करें, आज इसी का जायजा लेंगे। दरअसल व्यू का दौर में जरूरी है कि एमएसएमईज संभल कर कदम बढ़ाएं और ग्रोथ के मौकों को भुनाने के लिए अनुकूल प्लान बनाएं। इसी थीम पर मंथन करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन, फाउंडिंग एंड मैनेजिंग ट्रस्टी, भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट BYST, उपकार सिंह आहूजा, प्रेसिडेंट CICU, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू SME, फॉर्मर CMD NSIC। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। उपकार जी, शुरुआत आपसे। आप इस समय MSMEs के मूड को किस तरह देख रहे हैं? डोमेस्टिक मार्केट पर आपकी राय, साथ ही ग्लोबल अनिश्चितताओं का जो दबाव है, इस दौर को आप कैसे देखते हैं? क्या इंडस्ट्री के लिए काफी चैलेंजिंग है? हाँ जी, ये जो इंडस्ट्री है बड़े यू कैन से वी आर ऑन ए क्रॉस रोड और बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। और डोमेस्टिक मार्केट है जो वो भी अभी इतनी बूमिंग नहीं है। जो दोस्त हमारे एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए रिसेशन है, बहुत से कंट्रीज में रिसेशन है। जो रशिया यूक्रेन वार है उसके साथ यूरोप की मार्केट डिस्टर्ब है। इवन ग्लोबली जो डिमांड है वो थोड़ी कम हुई है। और इससे क्या है कि इंडस्ट्री को अभी इस दौर में बड़े ध्यान से काम करना चाहिए। हमें कैपेसिटीज उतनी बिल्ड करनी चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी पे हमें काम करना चाहिए कि एक प्रोडक्ट की डिमांड कम है, दूसरे प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो हम कैसे ऐसे इन्वेस्टमेंट बड़ी समझदारी से करें ताकि हम फ्लेक्सिबल और मल्टीपल प्रोडक्ट बना पाए। और नई मार्केट्स अभी हमें ढूंढने की काफी जरूरत है। कई नए अपकमिंग कंट्रीज है जहाँ पे हम अपनी फुट होल्ड अभी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। हमारी स्ट्रेटजीज क्या, MSME की मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज क्या रहेगी। ये वाला दौर ऐसा दौर है कि इस टाइम पे हम अपनी स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं और जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। डॉक्टर कुमार, आप डोमेस्टिक के साथ ग्लोबल मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं? जहां ग्लोबल बाजारों पर दबाव है, पर क्या घरेलू बाजार में आपको संभावनाएं नजर आती हैं MSMEs के लिए? थैंक यू सौरभ जी। देखिए, मैं जो समझता हूँ इस देश में MSME एक बहुत ही रेजिलिएंट सेक्टर है और ग्लोबली समय थोड़ी डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं। ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से आपको ज्ञात है कि पूरे वर्ल्ड में इस समय एक बहुत ही हाई लेवल का इन्फ्लेशन देखने को मिला है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी वजह से इंटरनेशनल डिमांड में थोड़ा सा कमी आई है और इसका असर हमारे MSME सेक्टर सारे कंट्रीज के इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पड़ा है। तो MSME सेक्टर के लिए ये एक चैलेंजिंग टाइम है, ये सही है। परंतु सेटिस्फेक्शन की एक बात यह है कि हमारी कंट्री की अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। आप देखते हैं कि इस समय व्हीकल्स की डिमांड कितनी है, 6 महीने साल भर की बुकिंग के बाद एक गाड़ी मिल रही है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, फूड में, टेक्सटाइल गारमेंट्स में हमारी अपनी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ रही है और अच्छी बनी हुई है। तो हमारा MSME सेक्टर इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा सेपरेशन में है, परंतु डोमेस्टिक मार्केट में उसका जो ग्रोथ है वो बरकरार है। तो ये एक कंपेंसेटरी इफेक्ट है डोमेस्टिक मार्केट का, जो कि MSME को या ओवरऑल इंडस्ट्री को भी बहुत अच्छी स्थिति में रखे हुए है। पर ये कहना कि जो एक्सपेंशन और जो स्केल अप और जो ग्रोथ का मोमेंटम था उसमें थोड़ी कमी आई है। लक्ष्मी जी, आप इस व्यू का दौर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? It is not just the MSMEs, the whole world is going through an extremely uncertain time. If you look at it, we were first hit by the pandemic. We barely got over it when we were hit by the war. And then there is a lot of talk about what is really going to happen to the global economy. In some ways, we have to look back and take lessons from these kind of uncertain times. It's not the first time we are having uncertainty in the environment. If you think back to it, then way back in the 90s, we had the quality movement. And in that time, a lot of MSMEs were badly hurt because suddenly the quality movement came up and many of these were not prepared.
Now look at it. Not only is this a question about, there's one more factor that we have not talked about in the uncertainty, and that is the ESG, the environmental, social, and governance principles that are coming on. And many MSMEs which do not adopt the right ESG will also be affected. So there are a lot of factors which are affecting it. If we really have to navigate, and I cannot emphasize the level to which uncertainty is going to be a part of our environment, all of us as citizens, as large companies, but particularly MSMEs are going to be affected by that. उपकार जी, इस दौर में एमएसएमईज की लिक्विडिटी पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडस्ट्री को वर्किंग कैपिटल फ्रंट पर कैसे सपोर्ट की उम्मीद है? देखिए, मुझे लगता है कि जो लिक्विडिटी का एमएसएमई में इस टाइम ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर नए प्रोडक्ट बनाने हैं, हमें नई मार्केटिंग करनी है, उससे हमारे स्टॉक्स बढ़ेंगे। और लिक्विडिटी गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट जो एमएसएमई की एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं उनको 20% इंक्रीज कर देना चाहिए विद सेम सिक्योरिटी लेवल, क्योंकि एमएसएमई एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एनपीए सबसे कम है। तो इससे क्या है कि लिक्विडिटी इंप्रूव होने से वो अपना बिजनेस इजीली कर पाएगा। और अगर हम दूसरे एशियन कंट्री से जो हमारे को कम्पीट करते हैं उनके साथ देखिए तो वहां पे जो लैंडिंग है या जो लोन लेने की प्रक्रिया है बड़ी सरल है और फटाफट आपको लोन मिल जाते हैं। मगर यहाँ अभी भी जो बैंक्स हैं वो बड़े कंजर्वेटिव है और उसमें काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं। सो इससे क्या है कि जो एमएसएमई में बहुत पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ कि जितनी टर्नओवर हम अब कर रहे हैं इससे डबल द टर्नओवर हम कर सकते हैं अगर हमें गवर्नमेंट थोड़ी सपोर्ट करे मार्केटिंग में, फाइनेंस में, 3-4 हेड ऐसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में। अगर ये गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि तो कोई चीजें ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने लेवल पे नहीं कर सकता। डॉक्टर कुमार, एमएसएमईज की डेट फंडिंग पर काफी निर्भरता रहती है और चैलेंजिंग समय में डेट को सर्विस करना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं इक्विटी कल्चर को लेकर उद्यमियों में हेजिटेशन रहती है, इसे कैसे बूस्ट किया जा सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपको ध्यान होगा, अभी कुछ साल पहले एक फंड ऑफ फंड भी एस्टेब्लिश किया 50,000 करोड़ रुपए का। एनएसआईसी को उसका चार्ज दिया जिसका मैं चेयरमैन था पहले। और वो फंड ऑफ फंड का पर्पस यही है कि हम इक्विटी सपोर्ट करें, एमएसएमईज को इक्विटी फंडिंग करें। पर इक्विटी फंडिंग तभी होगी जब एमएसएमईज को इक्विटी बेनिफिट, इक्विटी फंडिंग, इक्विटी लिस्टिंग के बेनिफिट बताए जाएंगे। और इक्विटी लिस्टिंग हमारी आज 2011-12 से इक्विटी लिस्टिंग का प्रोसीजर शुरू किया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। पर बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज, एसएमईज हैव लिस्टेड देयर स्टॉक्स ऑन द एसएमई एक्सचेंजेस। उसका कारण यह है कि एक तो अवेयरनेस नहीं, दूसरी बात एक फियर एसएमईज को, ओनर्स को है कि उससे हम उसकी ओनरशिप और उनकी जो इंटाइटलमेंट है उनकी कंपनी के ऊपर वो डाइल्यूट हो जाएगी। ये एप्रीहेंशंस को खत्म करने की आवश्यकता है। एसएमईज के क्या बेनिफिट्स हैं, एसएमई लिस्टिंग के से कितना बड़ा वैल्यूएशन हो जाता है। आज जो आप न्यू एज कंपनीज देख रहे हैं, स्टार्टअप कंपनीज देख रहे हैं, उनके जो वैल्यूएशन बिलियन डॉलर्स में आ रहे हैं, हालांकि वो कंपनीज 5 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल पुरानी है, पर वैल्यूएशन से 5 बिलियन, 8 बिलियन, 10 बिलियन वो किस लिए आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि उनका वैल्यूएशन बेस्ड ऑन मार्केट परसेप्शन है। अगर हम एसएमई लिस्टिंग में एसएमईज को भी लेके जाएं तो उनके वैल्यूएशन भी बढ़ेंगे और उनकी कंपनी की नेटवर्थ और उनकी ओनर्स की जो अपनी जो गुडविल है, पोजीशनिंग है, वो भी बहुत इंप्रूव होगी। उपकार जी, आप इक्विटीज पर उद्यमियों के माइंडसेट को लेकर क्या बताना चाहेंगे? इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा एक ये भी रीजन है कि जो इंडिया में ज्यादातर एमएसएमई है वो पार्टनरशिप कंसर्न है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड बहुत कम है। और जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, फैमिली बिजनेसेस हैं छोटे, और हम नहीं चाहते कि कोई इसका शेयर डिल्यूट करे। सो एमएसएमई को जो कोई सक्सेस स्टोरीज है वो बताना चाहिए, क्योंकि ये एक ही रूट है जहाँ पे आपका डेट नहीं बढ़ता, आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है बीएसई या जो भी एसएमई एक्सचेंज से, और आपके पास फंड्स की एम्पल अवेलेबिलिटी हो जाती है। आप फास्ट ग्रो कर सकते हो, आप नए प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, आप बैंक का जो कॉस्टली डेट है वो रीपे कर सकते हो, आप अपनी मार्केट बढ़ा सकते हो। लक्ष्मी जी, आप एमएसएमईज के साथ कई देशों में काम करते हैं। समय पर, एडिक्वेटली और सही रेट्स पर फाइनेंसिंग के इशू को
आप कैसे एनालाइज करते हैं? If you ask the MSME sector and you ask the entrepreneurs, they'll tell you that they have had a challenge with financing all their lives. In fact, MSME sector in India as well as globally, and we at BYST work with 50 other countries. So I personally know the situation in at least 49 other countries besides India. The challenge is always easy and a steady flow of finance. One of the challenges is that if you get capital, what kind of capital it is. If you're always looking for debt capital, which has got a very quick turnaround period, then there is going to be a challenge, because when there is a lot of uncertainty and marketing is not very a smooth function, then revenues are not coming in a steady manner. But we need to go beyond the banking system and probably talk about equity financing too. How do you make equity financing available, not just to the tech ventures, not just to the high end, but also to your regular micro and small businesses, along with medium and of the MSMEs. So what we have experimented at BYST is the ability to modify the equity culture to suit the micro and the small, by saying maybe we can participate and take a cut of either your top or the bottom level. So either the revenue or the profits. Now, if you do that, there is no shares for the small businesses, the micro businesses to give you. They are not going to exit in any way. So this is one opportunity or one methodology by which, by sharing in the profits or sharing in the revenues, then both the investor as well as the small business can grow together. I think these kind of novel ideas needs to be brought into the whole environment. डॉक्टर कुमार, आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपसे हम एक और अहम पहलू पर राय चाहेंगे। आखिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वेस्टेजेस को रिड्यूस करने पर कैसे काम कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा इश्यू आपने रेज किया है कि हमारे यहाँ एमएसएमईज में विशेषकर वेस्टेजेस बहुत है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अगर कंपैरिजन में आप देखें तो हमारे यहाँ चाहे वो रॉ मटेरियल्स की वेस्टेज हो, लेबर प्रोडक्टिविटी में वेस्टेज हो, एनर्जी कंजम्पशन में वेस्टेज हो, ये और स्पेस वेस्टेज है, स्पेस की भी वेस्टेज है। तो ये सारी वेस्टेजेस को अगर हम कंट्रोल करके तो नेचुरली हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव होने में बेटर हो सकते हैं। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, वो चाहे लैंड हो, चाहे वो लेबर प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो कैपिटल हो। तो कैपिटल की वेस्टेज रोकने के लिए हमें नेचुरली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना होगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए नेचुरली इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत अधिक इन्वेंट्री को ना रखें, जितनी जरूरत है इन्वेंट्री उतनी ही रखें। दूसरी बात, हमारे डेटर्स में जो पैसा फंसा रहता है उसमें हमारा इंटरेस्ट लॉस बहुत होता है। तो डेटर्स के रियलाइजेशन का एक इफेक्टिव मेथड तैयार करें और उनकी मॉनिटरिंग करें डे टू डे बेसिस पे। तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल कॉस्ट रिडक्शन, जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी। रॉ मटेरियल वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए नेचुरली हमें रॉ मटेरियल के कंजम्पशन पैटर्न को स्टडी करना चाहिए, उसका ऑडिट कराना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं जल्दी में और अपने डेली रूटीन के कामों में बिजी होने की वजह से ये लेबर प्रोडक्टिविटी और रॉ मटेरियल कंजम्पशन की तरफ ऑडिट ही नहीं कराते। इसका अगर आप इस प्रोसेस फ्लो का ऑडिट कराएं, अपने मशीन लेआउट के प्रोसेस फ्लो का ऑडिट कराएं, तो आपको पता लगेगा कि हम कहाँ मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी को हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे टाइमिंग उसका कम कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है, एनर्जी कंजम्पशन एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो एनर्जी में मैंने देखा है कि जहां भी एनर्जी ऑडिट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, वाटर ऑडिट, वाटर में इतना कंजम्पशन हो रहा है जिसकी वेस्टेज में काफी योगदान है एक्सेस वाटर कंजम्पशन का। तो वाटर ऑडिट है, एनर्जी ऑडिट है, लेआउट ऑडिट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, लेबर प्रोडक्टिविटी है। उनका आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर आपने बना दिए लेबर के वर्किंग के, तो नेचुरली एसओपी से अगर काम करेंगे तो वो फ्लो इंप्रूव होगा। हमने जाके बड़ी कंपनियों में देखा है कि उनका फ्लो बिल्कुल निश्चित है, एक सेकंड का उनका जो वर्कर्स हैं वो यूटिलाइज हो रहा है, उनके टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट है। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आज एसएमई एक्सप्रेस में फोकस
व्यू का दौर में ग्रोथ स्ट्रैटेजीज पर आइए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी जी, एमएसएमई सेक्टर में ग्रीन अडॉप्शन को कैसे एक्सेलरेट किया जा सकता है, आपके क्या व्यूज होंगे? Absolutely, this is an important point. When you talk about, again, I'd like to go back to the fact that a lot of MSMEs suffered during the quality movement of the 1990s when enough knowledge was not given to them. What is quality and how should they adopt it? Come back to this sustainability issue. You know that the circular economy is extremely important at the rural area level and at the semi-urban area level, because very often these businesses have to get their resources from, and also their markets are all within the same locality. It's not as if they're necessarily exporting to a different place. So the circular economy is an important function of the small MSMEs. The second aspect is when you talk about ESG, more often than not, they do not know what is ESG. Sometimes they are adopting a lot of sustainable practices just out of necessity. But very often they don't know that it is green. They don't know how to classify it as green. They don't know how to even market their products and put a stamp on it and saying this is organic or this is green. We only think of it at the supermarket level, at the large cities and so on. But very often the products that you get at the local village level are originally organic, and they also tend to be something which is sustainable. So first we need to educate them. Second, we definitely need to make green finance available. देखिए, ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है इंडस्ट्री की कम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करने के लिए। और जब हम ग्लोबल मार्केट में या इंडियन मार्केट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो कोई ये नहीं देखता कि ये एमएसएमई से बना है या लार्ज स्केल से बना है या मीडियम स्केल से बना है। जो कस्टमर देखता है वो QCD देखता है, क्वालिटी कॉस्ट एंड डिलीवरी। और अगर इंडस्ट्री को अपनी क्वालिटी कॉस्ट इंप्रूव करनी है तो जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है, दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। सो इसके लिए हम यहाँ अपनी एसोसिएशन की लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। जो हमारी 5 पिलर्स है मैन्युफैक्चरिंग के, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मैनेजमेंट, इनको इंडस्ट्री स्ट्रेंथन करे और प्रॉपरली यूज करे। डॉक्टर कुमार, सोलर एनर्जी अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए कई तरह के ऑफर्स हैं। इससे एमएसएमईज की दरअसल ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो सकती है। इस पर आगे बढ़ते हुए एमएसएमईज को किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सोलर एनर्जी के अडॉप्शन में फायदे तो बहुत हैं, और एक डिपेंडेंस जो हमारी गवर्नमेंट सप्लाई या प्राइवेट सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रहती है और उसमें जो अनसर्टेनिटीज रहती है, उसको भी काफ़ी हद तक चेक किया जा सकता है अगर आपका अपना सोलर सिस्टम एनर्जी के लिए है। परंतु यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, और इसके अंदर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो बहुत सर्टेन नहीं है, वो चेंज होती जा रही है। दूसरी बात, इसमें हैंड होल्डिंग नहीं है। हम एमएसएमई से अगर ये कहें कि आप अभी इसमें 15 लाख रुपए से लेके और 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करिए और आपको इसमें एनुअल इतनी सेविंग होगी, तो वो कैपिटल कॉस्ट लगाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है जब तक कि उसे कंसेशनल रेट पे फंडिंग ना मिले। तो फंडिंग की जो स्कीम्स हैं वो बहुत ही कंडीशनल है। दूसरी बात इसमें यह है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है डेली, कॉस्ट चेंज हो रही है डेली। इसकी जो सप्लाई मैकेनिज्म है, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स है, उसमें भी काफ़ी एक निश्चितता की स्थिति नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में सोलर एनर्जी का फायदा तो बहुत होने वाला है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक कैंपेन चलाना चाहिए और हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। नई फंडिंग स्कीम्स के माध्यम से कंसेशनल फंडिंग प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि उसको सोलर एनर्जी में शिफ्ट करने में क्लियर कॉस्ट बेनिफिट दिखाई दे। लास्ट वर्ड लक्ष्मी जी आपकी तरफ से। इस दौर में जरूरी है कि एमएसएमईज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनोवेशन पर फोकस करें, और वो ऐसा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इनोवेशन को स्मॉल बिजनेसेस में आखिर कैसे प्रमोट किया जा सकता है? These are not the kind of things that you would normally call innovation, because we have reserved the name innovation for something that happens in the tech world. But every single day, there is a huge amount of innovation that is happening in the backwaters, in the hinterlands of India, as it is happening in MSMEs around the globe. If we look at that as an innovation, then we can ask the question,
How do we support this innovation? First, you have to recognize it. Second, you have to guide it and mentor it. Third, you have to make sure that the person is not turning, the banker or the financier or the investor is not looking at it and saying, I don't really understand this, so I'm not going to finance it. You need all three to be able to support innovation. But I'm telling you, I'm very, very high and positive about the quality and the quantity of innovation that is happening in the micro and the small world. The challenge is that the ecosystem is not necessarily even calling it innovation. That is the first step. SME एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेसन, फाउंडिंग एंड मैनेजिंग ट्रस्टी, भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट BYST, उपकार सिंह आहूजा, प्रेसिडेंट CICU, और डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू SME, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। अगले एडिशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।